आगाज़ है अल्लाह तबारक व तआला के पाक और बाबरकत नाम से, जिसके हाथ में फ़तह नुसरत है और जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम कामयाब और कामरान के साथ अशर हसन कामरान अपनी टीम लिए हुए एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं इस माह मुक़द्दस के 5वें रोज़े की आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पाक और बाबरकत महीने में जो रहमतों का सिलसिला जो जारी और सारी रहता है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानान आलम को उससे फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मौका अता फ़रमाए। आमीन। साथियों, आपको याद होगा कि हमने सुपरिटेंडेंट कस्टम्स मोहतरमुल मकाम, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाइयों जैसे दोस्त जनाब मोहम्मद यूसुफ बलोच साहब का इंटरव्यू किया था। बलोच साहब की शख्सियत के इतने पहलू हैं, एक इंटरव्यू में, एक नशिस्त में उनका अहाता करना कतई नामुमकिन है। इसलिए मैंने ये सोचा कि जिस तरह से मैंने अपने छोटे भाई अज़हर हसन कामरान का इंटरव्यू दोबारा किया था, इसी तरह से क्यों ना बलोच साहब के दोबारा बुलवाया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद यूसुफ बलोच साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इनसे एक मरतबा फिर इनकी शख्सियत के हवाले से, इनकी कामयाबियों के हवाले से, इनके तजुर्बात और मुशाहदात के हवाले से इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी मोहम्मद यूसुफ बलोच साहब, वेलकम टू माई शो वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा मुझे हाज़िरी का मौका अता फरमाया और लोगों के सामने आके अपने दिल के जज्बात का इजहार करने का मौका अता फरमाया। दरहकीकत बलोच साहब, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ 20-25 बरस से तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपके साथ शनासाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ गोशे, मुख्तलिफ पहलू रखे हैं और आपने ज़िंदगी भर उन सब का इजहार भी किया है। मैं चाहता था कि उनका अहाता भी किया जाए। सबसे पहले मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के मतलब आपने जो बातें बताई थी, उनमें अगर कुछ रहता हो तो आप कुछ कहिए, कुछ पिछले इंटरव्यू में कुछ रह गया हो। हाँ, बस उसमें ये था कि मैं अपनी अहलिया और अपने बच्चों के बारे में कुछ थोड़ा सा कम बोल गया हूँ। जी हाँ, वो ये है कि मेरी मोहतरमा, मेरी मिसेज़ का मेरी कामयाबियों में बहुत ज़्यादा अमल दखल है, बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि अगर बीवी अच्छी हो तो कामयाबी यकीनन है। तो इसमें कतन को शक नहीं, मैं उसका हक उसे ज़रूर देना चाहूँगा। तो वो मेरी मोहतरमा इस वक्त वो मेरा इंटरव्यू सुन भी रही होंगी एक, तो वो मैं आई डू अप्रिशिएट हर कि अल्लाह तबारक व तआला उसको और इज़्ज़तें और राहतें चाहते अता फरमाए। तो मैं शायद ये भी कहने मुनासिब समझूँगा कि मेरी मोहतरमा के साथ मेरा जो पहला रवैया रहा वो शायद इतना जो है वो पोलाइट और इतना हम्बल नहीं था जितना कि इन 2-4 सालों में अब है। तो वो उसका यकीनन हक है। हालांकि ये भी ज़रूर है कि मैं उसका जो पिछला मेरा रवैया उसके साथ जो था वो कोई इतना जायराना, अल्लाह माफ़ करे, नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसको प्रॉपर हक ना दे सका, जो कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि उसे प्रॉपर हक दिया जा रहा है। माशाल्लाह। इसी तरह बच्चों के मतलब आपने बात करना चाही थी, जो वो भी अधूरी रह गई थी। हाँ, बच्चों का ये है कि मेरी पहले मेरा ख्याल है पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था मेरी 4 बेटियां हैं बड़ी और 1 बेटा, जिसमें से मैंने 3 बेटियों की शादियां कर ली हैं। जो अभी ग्रेजुएशन जस्ट उन्होंने किया था तो उसके फ़ौरन बाद अच्छे रिश्ते आए, मैंने कर दिए। तो 1 बेटी जो कि मेरी तकरीबन हम शिकल भी है और उसका नाम इकरा है, इकरा यूसुफ बलोच। तो उसको पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था जैसे मेरे बुनियादी एग्जाम में मुझे कोई इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं था। और वही माशाल्लाह वो MBA तक वो गई। हाँ, MBA किया और बाद में उसने बहुत स्ट्रेस किया कि अब वो मुझे PhD कराएं। तो मैंने कहा बेटा अब बाकी जो आपने पढ़ना है वो अपने घर जाके पढ़िएगा, अभी फ़िलहाल मुझे मेरे फ़राइज़ से जो है वो सुबकदोश होने दें। तो लिहाजा अब लाहौर में उसका मियाँ की जॉब है, वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वहाँ पे वो रह रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशबाश हैं। और दोनों बेटियाँ पहली जो रुखसत की वो भी बहुत खुशबाश हैं अपने अपने घरों में। और चौथी मेरी बेटी
जो है वो ये मॉडल टाउन के साथ एक हबीब मेट्रो एक ब्रांच है, उसमें बैंकर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा सबसे छोटा है मोहम्मद अली बलोच, उसने रिसेंटली अभी वो किया अपना BScs यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और कहीं सॉफ्टवेयर हाउस में कोई अभी जस्ट बुनियादी तौर पे जॉब भी शुरू किया है। तो अल्लाह ताला उसे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। माशाल्लाह। अब मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आप बहुत कम उम्र थे जिस वक्त आपके वालिद बुजुर्गवार का साया आपके सर से उठ गया था। जी। फिर आपकी परवरिश में आपने बहन भाइयों ने किस हद तक पार्टिसिपेट किया, उनके रवैये आप लोगों के आपके साथ कैसे रहे? क्योंकि पिछले जो मेरा इंटरव्यू था तो उसमें कुछ मेरे फ्लो में ना ऐसे कुछ अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए ना चाहते हुए हुए। आपकी इंटेंशन नहीं थी? इंटेंशन नहीं थी मेरी। ये मतलब है कि रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है, तो मुझे अपने आप में भी कुछ फील हुआ कि मुझे वो अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। वो फ्लो में ऐसा हो गया। हाँ। अगर मेरी तरफ से किसी मेरे भाई की या किसी और की कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए इंतहाई दिल की अथाह गहराइयों से वो माज़रत खा हूँ और मेरी माज़रत कबूल कर लें। अच्छा बलोच साहब, अब मैं आता हूँ आपके जॉब के हवाले से। आप बड़े दबंग सुपरिटेंडेंट कस्टम्स थे और मुझे ये भी पता चला कि एयरपोर्ट के ऊपर जब शहजादों की फ़्लाइट्स आती थी, अरबी शहजादों की फ़्लाइट्स, उनके ऊपर भी आपकी ड्यूटी होती थी? वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बात यह कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब मेरी ड्यूटी लगाई गई तो उस वक़्त ये था कि और मेरे साथ 3 सुपरिटेंडेंट और भी थे, मैं चौथा था। यानी हम 4 लोग मुख्तलिफ शिफ्टों में अपना अपना काम सर अंजाम देते थे। तो उन्हें ना मेरे जो हायर अथॉरिटीज़ थे, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, उन्होंने जब मेरी परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने कहा कि आप ये दूसरे लोग जो होंगे वो तो शिफ्टों के एतबार से एयरपोर्ट पैसेंजर्स को देखेंगे, तो उनकी यही ड्यूटी होगी। आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1, एयरपोर्ट जो पैसेंजर फ़्लाइटें हैं उनको भी देखना है, और उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो AFU एयर फ्रेट यूनिट है उसका मुझे इंचार्ज लगा दिया। उसके अलावा ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे तो उनके हवाले से अल्लाह ताला ने कुछ नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये वो का कुछ मलका अता फरमा दिया था। तो उसके हवाले से मेरे अफसरान ने मुझे ये 3 ड्यूटियाँ थमाई कि ये आपने 3 ड्यूटियाँ करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने संभालनी है, एयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी और पैसेंजर फ़्लाइट भी मेरी शिफ्ट के दौरान। और जो बाकी जो तीनों सुपरिटेंडेंट की वो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी मैं ही संभालता था। तो ये अल्लाह पाक का करम है कि उसने मुझसे काम लेना था वो लिया। और मैंने सुना कि ड्यूटी को सरंजाम देने के लिए आप जो है फ़्लाइट के अंदर भी चले जाया करते थे और हर लिहाज से उसको चेक किया करते थे। जी, मैं पर्सनली खुद जाके जहाज़ों के अंदर जाके अपने इंस्पेक्टर्स को बाद वक्त साथ ले जाके या अपने सिपाहियों के साथ ले जाके, बाद वक्त हमारे पास प्लास, पेचकस, कोई और चीज़ें भी होती थी, तो उनके हवाले से वो उनको कह देता था इस कैविटी को खोलो, इस दराज को खोलो, इस किचन के जो वो अशिया हैं इनको खोलो, ताकि किसी भी कोई ममनुआती कोई बैन आइटम या कोई ऐसे मंशियात का कोई किसी किस्म का शायबा तक ही बाकी न रहे। और बिल्कुल अपने दिल को मुतमईन करके फिर उसके बाद अपने साथ ही जो वो होते थे ANF वाले, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले, उनको भी अपने साथ रखता था कि आपके पास जो भी फ़नून हैं वो आप उसे इस्तेमाल करते हुए वो भी आप भी देखें और मैं भी चेक करता हूँ, और इवन देन के किसी किस्म का कोई हिंड्रेंस, कोई ऑब्स्टेकलिंग बाकी ना रह जाए, ताकि अगर इवन देन के जो चीफ पायलट और डिप्टी पायलट होते थे उनको भी रिक्वेस्ट करके कि आप भी बात तशरीफ़ लाएं, वो तरद्दुद करते थे, लेकिन उन्हें कानून का ये जायचा दिखा के, कानूनी तकाजे, उनके बाइलाज, कस्टम के बाइलाज दिखा के उन्हें कहा जाता कि आप बाउंड हैं इसको भी चेक कराने के। लिहाजा इस बात को जब देखते थे कि वो कहते हैं ना नॉलेज इज़ पावर, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप आई बाई शाही ही मारते रहेंगे, आप
अपनी बात फिर मनवा नहीं सकते। वो मेरे मामू हज़रत मुमताज़ुल ऐशी वसीम मुमताज़ साहब के वालिद के शेर है कि बोल उठता है खुद कस्बे कमाल है मुमताज़, मानता कोई नहीं खुद को मनवाता हूँ। तो अल्लाह का करम है, मैंने अपना उस हवाले से भी लोहा मनवाया। अच्छा, ये तो आपने बताया कि आप जहाज का जो क्रू था इस हद तक आपने बताया, पैसेंजर्स को भी आप चेक करते थे? नहीं, पैसेंजर को जो है वो जिस वक्त हमारे कस्टम काउंटर से गुजरते थे, हमारा काउंटर एयरपोर्ट पे कुछ इस तरह होता था कि सबसे पहले एंटर होते ही जो पैसेंजर एंटर होते हैं तो ASF वाले जो है उसकी स्कैनिंग करते हैं सामान की, और हम जिसे मुनासिब समझते हैं कि इस शख्स की जो सर्च पर्सनल सर्च करनी चाहिए, तो फिर कस्टम वाले, ANF वाले, ASF वाले वो उसकी पर्सनल सर्च भी कर लेते थे। जहाँ डाउट होता था, कई ऐसी दफ़ा हमारे साथ ऐसा वाक़या गुजरा कि हमने उनकी जो सर्च की और उसमें कुछ पाया भी सही। ज़रूरी नहीं कि हर सर्च में हमने कुछ पाया हो, लेकिन कुछ सर्च करने पर जो हमारे शकूक थे वो यकीन में भी बदले, ऐसा भी हुआ। वो काउंटर पर वो चेकिंग होती थी पैसेंजर्स की, उनके सामान की। तो बाकी जो जहाज की चेकिंग होती थी वो हमारे अपने जिम्मे होती थी। जहाज चलने यानी उड़ान लेने से पहले, फ्लाई होने से पहले हम उसे जाके चेक करते थे। कम से कम 15 से 20 मिनट उस पर लगाते थे। उसे चेक करने के बाद उसे बाद में अलाउ करते थे अपने सिग्नेचर के साथ, नाउ इट इज़ राइट फॉर फ्लाई। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कस्टम्स डिपार्टमेंट में माशाल्लाह आप थे, सैलरी पैकेज भी माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं कि आपने ड्यूटी सरंजाम देने में उस सैलरी पैकेज को, अपने फ़राइज़ को पूरी तरह से आपने उनके साथ जस्टिफाई किया? आप सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे कह सकता हूँ। मैं आगे आप सवाल करेंगे, मैं उसमें जवाब में मज़ीद भी बताऊंगा कि मेरी बहुत सारी पोस्टिंगें रही हैं, तो उसमें ना सिर्फ एयरपोर्ट की हद तक, तो बल्कि ये था कि एयरपोर्ट भी एक जो आखिरी मेरे रिटायरमेंट से पहले 3-4 साल गुजरे हैं, उसमें एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें ड्राई पोर्ट, उसमें GPO, उसमें स्टेट वेयर हाउस जो हमारा सामान एंटी स्मगलिंग स्क्वाड वाले पकड़ते हैं, उसको फिर एक स्टेट वेयर हाउस बनाया जाता है, उसका बाज़ाब्ता एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस किया जाता है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपीलेट ट्रिब्यूनल, कलेक्टर अपील, ये जो फैसले वगैरह होते हैं, उनके फैसलों की रोशनी में जब किसी को एक चीज़ पकड़ी गई है उसे इन करना है, एक चीज़ किसी अदालत ने छोड़ी है उसे हमने रिलीज़ करना है, तो इन द लाइट ऑफ ऑल दोज डिसीजंस वो डिसाइडेड बाई एनी कोर्ट, एनी फोरा, तो वो फिर हम उसका वो सारा वो निज़ाम संभालते थे। इस ड्यूटी की सरंजामदही में आपके सुपीरियर्स जो थे, आपके जो ऑफिसर्स थे, अफसरान बाला, आपसे सेटिस्फाइड थे? बहुत सेटिस्फाइड थे। उसका अगर मैं कहूँ कि मैं अपने इंटरव्यू में अपनी बात को ऊंचा करने के लिए मैं अगर कहूँ मुझसे बहुत सेटिस्फाइड थे, तो उसका अमली नमूना भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक्त 3-4 साल रहते तो ये मुझे और ज़्यादा पोस्टिंगें देते रह गए। अब बज़ाहिर तो वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी कि मेरी यानी मैं कहाँ ड्यूटी करूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जहन में ये डाली कि बात यह कि तुम्हारा काम है एक वक्त में एक जगह जाना। अब मैं इंसान हूँ, को फरिश्ता भी नहीं हूँ, कुछ जिन भी नहीं हूँ कि मैं एक वक्त में 3-3, 4-4 मकाम पे कैसे ड्यूटी दे सकता हूँ। अगर एयरपोर्ट पे होऊंगा तो ड्राई पोर्ट पे नहीं होऊंगा, ड्राई पोर्ट पे होऊंगा तो GPO पे नहीं होऊंगा, GPO पे नहीं होऊंगा तो स्टेट वेयर हाउस पे नहीं होऊंगा। एक वक्त में एक जगह होना। जब मेरे माइंड ने मुझे इस बात के जवाब, हाँ मुझे ये अपने आप में डिटरमिन करना था कि मैंने जहाँ जाना है, जहाँ ड्यूटी करनी है, बड़ी यानी एफिशिएंटली, डिलीजेंटली और ऑनेस्टली करनी है। लिहाजा आई डिड डू माई ड्यूटी एंड परफॉर्म माई ड्यूटी अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। यही वजह है कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे ये मुकद्दर में था, बड़े एजाज की बात ये आई वॉज द ओनली पर्सन इन माई डिपार्टमेंट हु वॉज अवार्डेड दिस टाइप ऑफ अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो शायद मुझे आज अगर मुझे ये पता होता कि आप मुझे ये सवाल करेंगे तो मैं अपने साथ वो लेके आता। उसमें एक ऐसा बेकीमत और अनमोल तोहफा है मेरे लिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बड़ा काबिल फख्र है। जी बिल्कुल, वो चीज़ें बिल्कुल बेशक। अच्छा, मैं बलोच साहब ये देखता हूँ इस कदर सख्त ड्यूटियाँ आपको मिलती रहीं और आप उनसे ओहदा बरा भी बड़े आसान तरीके के साथ होते रहे जी। इसके साथ साथ आपकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है, आप शायरी भी करते हैं, जी हाँ, नात गोई भी करते हैं आप, ये मिलान कैसे हुआ?
ये ऐसा हुआ कि दर हकीकत कोई भी इंसान है, सबसे पहली बात ये होती कि वो उसे गॉड गिफ्टेड चीज़ें कुछ मिलती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात हासिल होते हैं। एक तो वो भी एक ज़रिया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो दूसरी बात ये हो कि मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे एक मामू मरहूम मगफूर हज़रत मुमताज़ ऐशी, तो एक बहुत बड़ा नाम था और है, बेशक है, था भी सही और है बल्कि भी, जब था उससे ज़्यादा आज है। और उसके होने में उनके जो बेटे हैं बिलखसूस वसीम मुमताज़, फ़हीम और फ़हीम मुमताज़, हाँ। इन दोनों भाइयों का, लेकिन मैं माजरत के साथ मैं अपने वसीम भाई को इसमें ज़्यादा नंबरिंग दूंगा और नंबरों की तखसीस भी नहीं करता, लेकिन नंबरिंग ज़्यादा दूंगा कि उसने अपने वालिद गिरामी का नाम जो पहले ऊंचा था उसे और ऊंचा किया। मैं जो मुमताज़ हूँ, मुमताज़ मुझे रहने दो, यूं ही पर्दे ना गिराओ, मैं अभी ज़िंदा हूँ। मेरी मुख्तलिफ मुशायरों में मुलाकातें होती रहती हैं वसीम भाई से भी और फ़हीम भाई से भी। इसमें कोई शक नहीं कि वसीम मुमताज़ साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास अंग अता किया है। शायरी में उनका भी अपना एक ख़ास मकाम है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपकी शख्सियत के अंदर देखता हूँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे सरकार की मोहब्बत आपके दिल में ख़ास तौर पर रखी गई है, और औलिया उज़्ज़ाम के साथ भी आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा, एक बड़ी मोहब्बत, उनके साथ अकीदत का जज्बा भी आपके अंदर मौजूद है। ये कहाँ से आया? देखिए, बात यह है कि जब कोई भी शख्स किसी चीज़ की जिस लेवल पे चाहत रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी चाहतों से, लतीफ़ जज्बों से वो अल्लाह पाक बखूबी वाकिफ़ है। ये हमारा ईमान है। अल्लाह खबीर भी है, समी भी है और बसीर भी है। तो उस हवाले से मेरा बहुत ही मैं छोटा था, मुझे याद पड़ता है शायद मैं दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में था। वो मेरा घर था पुलशवाला बोर्ड गेट के पास, पहले सबसे पहले जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जहाँ मेरी यानी बचपना और जवानी गुजरी, तो वहाँ पे एक किड़ियावाना स्कूल था चौक फुआरा के पास। किड़ियावाना स्कूल टाटों वाला स्कूल था। तो वहाँ पे कोई हमारे मास्टर थे, तो उन्होंने कहा कि किसी को नात आती है? तो मैंने उन दिनों एक नात सुन रखी थी, ना कलीम का तसव्वुर ना ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो नात मुझे उस वक्त आती थी। मैं खड़ा हो गया क्लास में, मैंने कहा सर मुझे आती है। तो मैंने जब सुनाई तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं इस अंदाज से नात पढ़ सकता हूँ। तो जब मैंने पढ़ी तो वो बड़ी अप्रिशिएट हुई, वो नात बड़ी अप्रिशिएट, बड़ी पजीराई मुझे हासिल हुई। तो उसके बाद जो है ना वो स्कूल में जब स्टेज पे मुझे बुलाया जाता, फिर मैं नात भी पढ़ता था, कौमी तराना भी पढ़ता था और दीगर एक्टिविटीज़ में भी शामिल होता था। ये बचपने की बातें हैं। फिर इसी तरीके से मैं मुस्लिम स्कूल में छठी में दाखिल हुआ। वहाँ हेड मास्टर अब्दुर्रहमान, वो बहुत बड़ा नाम था, उनका अपना ज़ाती स्कूल था जो कि बाद में भुट्टो साहब के दौर में वो नेशनलाइज हो गया। उस दौर में वो हेडमास्टर अब्दुर्रहमान साहब जो थे, उन्होंने मुझे बड़ी पजीराई बख्शी। तो वहाँ मुझे नात पढ़ने का मौका भी मिलता था, दीगर एक्टिविटीज़ का मौका भी मिलता था। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं एक आधा शेर आपके इंटरव्यू में भी मैं आप सुनना चाहूँगा। लेकिन एक यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है, गुज़िश्ता दिनों मेरे अपने घर पर, मेरे गरीब खाने पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक था। आप वहाँ मौजूद थे, आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी थी, बहुत लुत्फ़ आया था वो, सब लोगों ने बहुत उसको पसंद किया गया था। उसमें हमारे भतीजे आपके बेटे मोहम्मद अली बलोच ने नात पढ़ी थी। जी जी। और बहुत खुशलहान, बहुत खूबसूरत आवाज़ में उसने नात पढ़ी थी, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। आपको उसके इस महारत का पता था? नहीं, मुझे क्या पता क्या था, बल्कि वो बाज़ वक़्त जब मैं अपने घर में भी कभी नात पढ़ता था या किसी इवेंट पे, किसी यानी महफ़िल मिलाद में कभी नात पढ़ता था, तो वो मेरे साथ होता था। तो यकीनन ये माँ बाप की कोई भी एक्टिविटीज़ हो, वो बेटे हों बेटियां हों, अटेंड भी करते हैं अक्सर। अक्सर करते हैं। बहुत कम होता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अटेंड करते हैं। ये मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मेरी चारों बेटियां
वो भी उनको ये नात का मलका हासिल है। और जैसे आपने अली माशाअल्लाह। अली बलोच का कहा, बल्कि मेरी बड़ी बेटी उरूज, तो वो तो बहुत अच्छी नात पढ़ सकती है, बल्कि कई दफ़ा उसने प्रोफेशनल नातें भी कई बड़े बड़े इवेंट पे पढ़ी हैं। तो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी वो उन्होंने वो नातों का मुजाहरा किया है, नातें पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। तो ये मेरी चारों बेटियों को में और बेटे में, पांचों यानी बच्चों में ये बात वो शामिल है। और इससे यकीनन आपको खुशी बहुत बहुत हासिल खुशी होती होगी। है। देखें, जो सरकार का दर का गुलाम है, इससे बड़ी ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है। और ये मतलब इससे बड़ी और सनद क्या हो सकती है? ये मुस्तनद एक सनद है कि जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने, हज़रत इमाम हुसैन ने उन्हें कहा कि जाएं आप, वो बच्चे बच्चे थे, तो जाएं आप हमारे ग़ुलाम हैं। तो हज़रत उमर फारूक लिख के दे दें। जाके जब अपने बाबा जी को वो कहा कि हुसैन ने मुझे ये कहा, वाह वाह, तो उसके ऊपर जो है वो फिर उन्होंने कहा अपने बेटे से कि जल्दी से जाओ और उन्होंने कहा कि यही बात जो आप कह रहे हैं लिख के दें। फिर उन्होंने लिख के दी, मुस्तनिद हो ये जाए। इस वक्त जैसे आपने खुद भी अभी फरमाया, अगर मैं चाहूँ कि मेरे नाज़रीन कराम के लिए कोई नाते पाक के एक दो अशार अगर आप तरन्नुम के साथ पढ़ते तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी ज़रूर, मैं पढ़ दूंगा। तो मेरे लिए सादत की बात है। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये है दरबार आका का यहाँ, अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं सुभान अल्लाह, करते। सुभान अल्लाह। क्या कहने। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बड़े बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीके से कस्टम्स डिपार्टमेंट से आप रिटायर हो चुके हैं, आजकल क्या मसरूफ़ियत है? हाँ, मैं एक बात पिछले आपके सवाल में भूल गया हूँ, वो मैं बताना बहुत मुनासिब समझूंगा। वो ये था कि आपने पूछा था कि शहज़ादों की फ़्लाइटें भी आप वो हेड करते रह गए हैं। तो उसके लिए ये अल्लाह पाक तबारक व तआला का ख़ास इनाम था कि जब ये दुबई के जो शहज़ादे या सऊदी अरब के या अबू धाबी के शहज़ादगान, कतर के शहज़ादगान जब यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाते थे, तो उस मौके पे मेरे अफसरान एक मीटिंग करते थे कि इस पर्पज़ के लिए किसकी ड्यूटी लगाई जाए। तो वो कुर्रा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम का निकलता था। तो मुझे बुला के कहा जाता था कि हमें इस पर, क्योंकि बड़े सेंसिटिव ये लोग होते हैं, इनके मामलात क्योंकि अपर लेवल पे जा रहे होते हैं, तो इसलिए वो मेरी ड्यूटी लगाई जाती थी। तो ये आखिरी जो 3-4 साल मेरे गुज़रे, वो तीनों चारों साल, हर साल, बल्कि साल में बाज़ वक़्त 2-2 जो इवेंट भी आते थे, तो वो उसमें वो शहज़ादगान आते थे। यहाँ बहावलपुर उनका अपना राशिद एयरपोर्ट है, वहाँ भी आते थे। डीजी खान में भी आते थे, रहीम या खान भी आते थे। तो रहीम या खान वहाँ के लोग ही हैंडल करते थे। अलबत्ता बहावलपुर और डीजी खान वो मैं और मेरी टीम जाती थी। तो उसमें अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल आपकी फिर क्या मसरूफियात हैं? जी, ये था कि काफ़ी अरसा दराज पहले, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि मेरी शख्सियत के कई पहलू हैं। आप इंग्लिश भी तो पढ़ाते रहे, ट्यूशन वगैरह भी तो हाँ, पढ़ाते इंग्लिश रहे। भी पढ़ाता था, क्योंकि मेरे मोहतरम बड़े भाई जनाब मोहम्मद बख्श मुल्तानी, जो अल मारूफ MB खान मुल्तानी के नाम से, उनका सबसे अहम तरीन जो शोबा था वो तो शॉर्ट हैंड का था। और वो वर्ल्ड लेवल के
जो है ना वो प्रोफेसर्स में उनका शुमार होता था, गुड, माशाल्लाह। वर्ल्ड लेवल के। और जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है, वो भी बाकमाल इंग्लिश थी, तो बाकमाल इंग्लिश थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे LLB में जो है वो एक चौधरी हनीफ साहब नामी एक अजीम पर्सनैलिटी के उस्ताद थे, तो वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैं BA की क्लासेस सिर्फ इंग्लिश ग्रामर इसे पढ़ाता था, और ये तकरीबन 2-2.5-3 साल तक ये सिलसिला भी चलता रहा। आजकल भी ये सिलसिला जारी है? नहीं, अब नहीं है, क्योंकि मेरी अब मसरूफियात आप गालिबन कंस्ट्रक्शन के शोबे में और रियल एस्टेट के, जी रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हो गया, तो इस हवाले से और आर्किटेक्टिंग क्वालिटीज़ भी अल्लाह ताला ने वो इस नाचीज़ को अता कर रखी है। जाते जाते ये भी बता दीजिए कि आपने उम्रे कितने किए? हाँ, और ज़वारी का भी आपका ज़्यादा हासिल हुआ? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये था कि 2007 में पहली मरतबा ये मुझे थोड़ा सा एक और एजाज़ था कि रमज़ान शरीफ, जैसे आजकल रमज़ान शरीफ के अयाम गुजर रहे हैं, तो महल्ला पुल शवाला के बाहर एक मस्जिद होती थी, उस मस्जिद का नाम ही वो मस्जिद पुल शवाला थी। तो वहाँ पे मैं रमज़ान शरीफ में सहरी में लोगों को उठाने की नीयत से एक नात पढ़ता था मस्जिद में स्पीकर के ऊपर, और लोगों का कहना था, मैंने जो लोगों के मुंह से सुना, कि अगर वो ख़वातीन आटा गूंद रही होती थी, कोई और काम कर रहे थे, वो कहते थे कि एक 5 मिनट के लिए ना अपने सारे काम रोक दो, यूसुफ बलोच की नात वो पढ़ी जा रही है, पहले सुन लें। उससे के इनाम में फिर आपको उम्रे के लिए बुलवाया गया? वो फिर मैंने एक नात पढ़ी, बिल्कुल तनहा मस्जिद में खड़ा था, या अल्लाह था या अल्लाह का हबीब सुनने वाले थे, या मैं पढ़ रहा था, तो वो मैंने एक नात पढ़ी, बुला लो अब शहे बतहा मुझे भी अब मदीने में, कि उड़कर मैं चला आऊं तेरे दर पर मदीने में। ये मैंने नात पढ़नी थी, ऐसे लगा कि मेरा वीज़ा आ गया, बस मेरे पासपोर्ट बनवाने की देर है और मैं गया। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने जो है वो 2-4 अयाम के अंदर अंदर ही मैंने अपना पासपोर्ट वो बनने के लिए दे दिया। जैसे 2-1 महीने गुजरते हैं, उसके बाद मेरी हाज़िरी हो गई। 2007 में मैं उम्रे के लिए चला गया। फिर दूसरा उम्रा 2014 में किया, तीसरा उम्रा 2016 में किया। फिर ज़वारियों पर आपका, ज़वारियों का ये आलम था, जो मैंने अब नया मकान बनाया, तो उसमें मेरे अपने आप में एक मन्नत थी कि मौला अपने घर की ज़ियारत भी करा दी, अपने प्यारे महबूब के घर की ज़ियारत भी करा दी। खैर मुझे हज का मौका भी अता फरमा देना हम दोनों मियाँ बीवी को, तो जो गो कि अभी तक ये तशनगी हज के हवाले से बाकी अल्लाह पूरी करने वाला है इंशाअल्लाह। तो मैंने घर जब बनाया तो मेरे ऑटोमेटिकली ज़हन में ये आया कि उस वक्त तक मैं इस घर में शिफ्ट नहीं हूँगा जब तक हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे हाज़िरी नहीं दूंगा। ये लंबी दास्तान है, फिर अगर कभी आप मौका देंगे तो इसके तवील बताऊँगा कि वो ज़वारी के बारे में। फिर ये देखें कि मुझे वो जो मैंने एक मन्नत मानी कि मैं मौला मुझे अपने प्यारे महबूब के प्यारे नवासे के दर पे हाज़िरी का मौका अता फरमाइए, जिस एक लड़ पकड़ूंगा तो सारे और ज़ियारतें खुद ब खुद ही हो जाएंगी। मौला अली के दर पे हाज़िरी हुई, मौला हज़रत गाजी अब्बास के दर पे हाज़िरी, हज़रत मकाम इब्राहीम पे जो वो था यानी पैदाइश इब्राहीम जहाँ हुई वहाँ पे हाज़िरी हुई, बहलोल के दर पे, हज़रत यूशा के दर पे, और बहुत सारे काज़मैन शरीफ गया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर पे गया। जी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने देखा कि यूसुफ बलोच साहब की शख्सियत के कितने पहलू हैं, कितने रंग हैं। हमने कोशिश की है कि इस नशिस्त में भी कुछ पर से पर्दा उठा सके। प्रोग्राम कामयाब कामरान अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, और आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटी सी बात किया करता हूं, और आज की छोटी सी बात ख्वाजा अदनान ज़हीर साहब के शुक्रिया के साथ ये है कि ईमान के लिए सबूत नहीं, इश्क और यकीन बिलगैब चाहिए, वरना तो इब्लीस ने भी अपनी आँखों से सब कुछ देख रखा था। जी मोहम्मद यूसुफ बलोच साहब, मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए दोबारा से टाइम निकाला। मैं आपका ममनून मशकूर हूँ कि आपने दूसरी मरतबा मुझे बुलाया और मेरे जितने भी ज़िंदगी के कोई पहलू उजागर कराए। तो ये तो आपका एहसान है, मेहरबानियाँ हैं कि आपने अपने दोस्त भाई को इस काबिल समझा। जी मौजूद खातिन हज़रात, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम कामयाब कामरान का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अशर हसन कामरान अपने प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद अहमद और उनके असिस्टेंट मिस किरण और खुर्रम शहजाद के साथ चाहता है आपसे इजाज़त।
अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।